गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं भारत की अवस्थिति एवं विस्तार, और कल की जो क्लास रही थी उसके ठीक आगे हम बढ़ेंगे। उससे पहले हम कुछ कंटेंट के बारे में बातचीत करेंगे। कल हमने जो डिस्कशन स्टार्ट किया था उस डिस्कशन को वापस जारी रखते हुए हम यहाँ समझेंगे एक बार पुनः कि किस प्रकार से भारत की जो अवस्थिति है, यानी भारत की जो लोकेशन है वो किस प्रकार से रहती है। तो अगर पूरी की पूरी पृथ्वी को हम इस प्रकार से देखें तो पृथ्वी का ये बीच वाला जो भाग है ये हमारा इक्वेटर है, और इक्वेटर जिसे 0 डिग्री अक्षांश या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहा जाता है। इस भूमध्य रेखा के ऊपर की तरफ का आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये आपका साउथ हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। इसी प्रकार से अगर इस लाइन से अगर देखें हम, ये जो वर्टिकल लाइन है ये वर्टिकल लाइन जैसे 0 डिग्री देशांतर, ये देखिएगा 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है और ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है। तो 0 डिग्री जो देशांतर है जिसे ग्रीनविच रेखा या प्रधान देशांतर रेखा, प्रधान का अर्थ होता है, इस प्रकार से देख सकते हैं ये प्रधान याम्योत्तर है, या इसे GMT ग्रीनविच मीन टाइमलाइन भी कहा जा सकता है। तो इस प्रकार से अगर हम 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के हिसाब से देखेंगे तो दो गोले बनते हैं। एक आपका पश्चिमी गोलार्ध जो इस रेखा के इस तरफ है, और इस तरफ का जो भाग होता है वो हमारा पूर्वी गोलार्ध होता है। अब भारत की अगर बात करें तो भारत जो स्टार्ट होता है, भारत की जो बाउंड्री है उस बाउंड्रीज को हमने देखा था कि वो हमारा ये 0 है, और 0 के बाद यहाँ से जो लाइन निकलती है जिसे कहा जाता है 8 डिग्री, ठीक है, 8 डिग्री एंड 4 मिनट से स्टार्ट होता है, और लास्ट जो पहुँचता है वो पहुँचता है आपके 37 डिग्री एंड 6 मिनट। दोनों ही नॉर्थ में है, ये भी नॉर्थ है ये भी नॉर्थ है। क्यों नॉर्थ है? तो आप देखेंगे कि ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में है इसलिए नॉर्थ लगा है। अगर नीचे की तरफ होता है तो यहाँ एन की तरफ हम एन की जगह हम एस लगा देते हैं, यानी साउथ। अब यहाँ पर 0 है, ये तो हो गया हमारा लैटिट्यूड्स। फिर यहाँ की बात करें, यहाँ से जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की जो लाइन निकलती है वह है आपके 68 डिग्री एंड 7, ठीक है। अब इसके पीछे ईस्ट जुड़ेगा या वेस्ट जुड़ेगा तो हम देखेंगे कि ये कौन सा गोलार्ध है। देखिएगा ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, तो इसके पीछे भी क्या लगेगा? ईस्ट लगेगा। फिर लास्ट जो है वो कहाँ खत्म हो रहा है? यहाँ पर, और जहाँ पर जिस लैंगिट्यूड पर खत्म हो रहा है भारत की बाउंड्री वो है आपके 97 डिग्री एंड 25 मिनट, ये भी रहेगा ईस्ट, क्योंकि ये आपके ईस्ट में है। तो इस प्रकार से भारत कौन से गोलार्ध में है? तो हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि भारत उत्तरी गोलार्ध में है, या फिर पूछा जाए कि भारत कौन से गोलार्ध में है तो हम इसे भारत को पूर्वी गोलार्ध भी कह सकते हैं, यानी ईस्टर्न हेमिस्फीयर में भी है और नदर हेमिस्फीयर के अंतर्गत भी है। अगर दोनों को साथ जोड़कर अगर कहा जाए कि भारत कौन से हेमिस्फीयर में है तो हम कहेंगे कि जो भारत है वह नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में है, यानी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंतर्गत स्थित है। बढ़ते हैं आगे। ये हमारा कल हो चुका था डिस्कशन, एक बार वापस मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। दूसरा ये है भारत का आपका मैप। अब इस भारत के मैप के अंतर्गत आप देखेंगे कि पूरा का पूरा जो ये जो सिस्टम है इसको इस चित्र के माध्यम से आप समझ जाएंगे। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि भारत की बाउंड्री, अब भारत की बाउंड्री में से 37 डिग्री एंड 6 मिनट वाला जो लैटिट्यूड की जो लाइन है वो यहाँ से पास आउट होती है। ये अक्षांश है, लैटिट्यूड्स। इसी प्रकार से 8 डिग्री एंड 4 मिनट वाली लैटिट्यूड लाइन यहाँ से गुजर रही है, ठीक है। कहाँ से? अगर कैप कैमोरिन से बात करें तो कैप कैमोरिन से आपका 8 डिग्री एंड 4 मिनट। लेकिन अगर हम
भारत के सभी हिस्सों की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा ये है 6 डिग्री और 4 मिनट। ठीक है, तो 6 डिग्री और 4 मिनट ये आपका अंडमान निकोबार का जो दक्षिणतम बिंदु है, जिसे इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट कहा जाता है, वहां से भारत की बाउंड्री स्टार्ट हो जाती। लेकिन जो मेन बाउंड्री है भारत की, जो मेन बाउंड्री है वो यहां से कैप कैमोरिन से स्टार्ट होती है। ठीक है, अब फिर बढ़ते हैं कि भारत का ये तो हो गया आपका लैटिट्यूड। फिर हम इसके लॉन्गिट्यूड की बात करें तो लॉन्गिट्यूड की लाइन ये यहाँ से पास आउट होती है, ये आपके 68 डिग्री एंड 7 मिनट से स्टार्ट होती है, और लास्ट यहाँ से जो लाइन निकलती है वो निकलती है यहाँ से, जो है आपके 97 डिग्री एंड 25 मिनट पूर्वी दिशा। भारत के उत्तर यानी उत्तरतम बिंदु, ये जो बिंदु है, इस बिंदु से जिसे इंदिरा कॉल कहा जाता है, भारत का उत्तरतम बिंदु। अब भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु जो इंदिरा कॉल कहलाता है वो आपके भारत के इस जगह पर है, जो भारत में उत्तर का सबसे अंतिम बिंदु है। इसको पार करते ही आप दूसरी कंट्री के अंतर्गत पहुंच जाओगे। इसी प्रकार से भारत का सबसे दक्षिणतम का बिंदु तो ये है। अब ये जो बिंदु है इसको कहा जाता है इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट, जो आपके यहाँ पर है। अगर भारत का मुख्य भूमि का मैनलैंड का जो है दक्षिणतम बिंदु कहेंगे तो कैप कैमोरिन कहलाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, यहाँ से लगाकर यहाँ तक, ये है 3214 किलोमीटर। इसी प्रकार से भारत के पश्चिमी बिंदु जिसे गौहर मोता कहा जाता है, गौहर मोता से लगाकर किबिथु जो आपके अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत है, वहां तक की टोटल डिस्टेंस है वह 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर की दूरी यहाँ पर पाई जाती है। फिर हम बढ़ते हैं कि भारत के जो नेबरिंग कंट्री, अब यहाँ से अब देखिएगा ये जो लाइन है, ये जो पाकिस्तान के साथ बाउंड्री लगती है। अब पाकिस्तान के साथ जो बाउंड्री लगती है ये पूरी की पूरी यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक लगती है। ये जो बाउंड्री है ये पाकिस्तान के साथ लगती है। जो बाउंड्री लगती है उसे रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि जो रेड क्लिफ लाइन है उसके भी बाद यहाँ पर कुछ हिस्सा ये बच जाता है, ये वाला जो मैं ग्रीन कलर से देख रहा हूँ। ये जो बाउंड्री है ये भारत की अफगानिस्तान के साथ लगती है, यानी भारत की जो बाउंड्री है वह अफगानिस्तान के साथ लगती है, और इस लाइन को कहा जाता है डूरंड लाइन। ये है आपकी डूरंड लाइन। फिर डूरंड लाइन का जो एरिया है वो खत्म होने के बाद ये जो हिस्सा है ये पूरा का पूरा ये लगता है आपके, जो ग्रीन कलर से मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ये लगता है आपके चाइना के साथ। और चाइना के साथ जो बाउंड्री लगती है उसे हम मैकमोहन लाइन के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं कि कौन का, अब ये तो हो गया हमारे नेबरिंग कंट्री, जो मेन नेबरिंग कंट्री ये है। इसके अलावा आपके नेपाल जो है और भूटान है, ये भी इसमें बीच में आ जाते हैं। ये बफर स्टेट्स के नाम से जाने जाते हैं, दो बड़े बड़े देशों के मध्य मिलने वाले छोटे छोटे से देश, जिसके अंतर्गत आपका एक नेपाल है और एक आपका भूटान। इसके साथ ही यहाँ पर मैं कलर चेंज करके बताता हूँ कि यहाँ पर ये जो ब्लू लाइन से मैं बना रहा हूँ, ये जो लाइन है ये है आपका बांग्लादेश, जिसे पूर्वी पाकिस्तान भी कहा जाता है। तो ये बांग्लादेश है। अब भारत के संदर्भ में और चीजें कि भारत के मध्य से गुजरने वाली जो मानक समय रेखा है जिसे IST कहा जाता है, तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये यहाँ से पास आउट होती है। यहाँ से ये जो लाइन है वो यहाँ से पास आउट होती है, और इस पास आउट होने वाली लाइन कौन कौन से राज्यों में से गुजरती है, तो उत्तर प्रदेश के बाद देखिएगा ये उत्तर प्रदेश, यूपी से आई, यूपी से के बाद ये जो हिस्सा है ये आपका आ गया MP का, ठीक है,
एमपी के बाद ये जो है ये है आपका CH लिख देता हूँ, ये है आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद देखिएगा यहाँ पर छोटा सा बाउंड्री यहाँ पर आ जाती है, ये आती है आपके ओडिशा। ओडिशा के बाद ये आता है आपका आंध्र प्रदेश। तो इस प्रकार से 5 राज्यों में से ये आपकी IST लाइन गुजरती। फिर हम बढ़ते हैं, इसके साथ साथ IST क्या होता है, या इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो GMT 5:30 है, तो वो कैलकुलेशन क्या होती है, तो हमने पिछले क्लास के अंतर्गत इसको अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया। आगे बढ़ते हैं कि भारत के प्रमुख चैनल्स को हम जल संधि कहते हैं। ठीक है, अब चैनल्स कौन कौन से हैं उसको समझेंगे। चीन और भारत के बीच में मैंने कहा था बफर स्टेट्स पाया जाता है। बफर स्टेट यानी ये बीच में हमेशा पिसते रहते हैं। चीन दबाव डालता है नेपाल और भूटान पर, भारत भी दबाव डालता है नेपाल और भूटान पर। तो ये आपके बफर स्टेट्स या बफर जोन्स के रूप में आराम से जाने जाते हैं। यहाँ पर हम इसकी जलीय सीमा देख लेते हैं। अब जलीय सीमा कहाँ से शुरू होती है, तो जलीय सीमा को हमने डिस्कस किया था कि भारत की जो वाटर जो बाउंड्री है, जलीय सीमा है, वह कहाँ तक है। तो यहाँ पर कुछ टर्म्स आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे कि आपने यहाँ पर लिख रखा है अविच्छिन्न मंडल। ठीक है, अब अविच्छिन्न मंडल या टेरिटोरियल सी क्या होता है उसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हमने कहा कि भारत की प्रादेशिक, अब सीमा का अर्थ हो गया कि हम अगर कहें कि वाटर के अंतर्गत या पानी के अंदर किसी प्रकार की कुछ माइलस्टोन लगा दिए कि यहाँ तक हमारी बाउंड्री है, यहाँ तक बाउंड्री है, तो हम इसको डिसाइड नहीं कर सकते। तो कुछ बाउंड्रीज होती है, जैसे कि अगर हम बात करें कि भारत का जो मैनलैंड है, भारत का मैनलैंड जो है आपका ये भारत की बाउंड्री है। जैसे कि आप इस प्रकार से समझिएगा, ये है भारत की बाउंड्री। अब भारत की बाउंड्री के बाद यहाँ पर देखिएगा, जैसे लिख रखा है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अब अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो है वो दे रखा है जिसे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ। अब EEZ लिख रखा है, जो यहाँ पर लिख रखा है वो इस बाउंड्री से कितना दूर है, तो यहाँ पर 200 नॉटिकल मील यानी समुद्री मील, 200 समुद्री मील जो है वह क्षेत्र है। अब ये वो क्षेत्र है जहां पर भारत जो है विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकता है, नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है। यह वह क्षेत्र है जहां पर भारत को इस वाटर बॉडीज के अंतर्गत पाए जाने वाले, यानी यहाँ से इतनी दूरी पर पाए जाने वाले जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उन सभी नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग करने की छूट होती है। अब बात आती है कि नॉटिकल मील, जिसे हम समुद्री मील कहते हैं, उसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो जो हमारा 1.8 किलोमीटर की बात करता है, 1.8 किलोमीटर, जिसे हम 1824 मीटर भी कह सकते हैं, वो होता है बराबर 1 माइल के बराबर। ठीक है, ये समुद्री मील को हम कह सकते हैं कि ये आपकी इस प्रकार से, वैसे नॉर्मली जो मील होता है वह होता है 1.6 किलोमीटर बराबर 1 माइल। अब माइल दोनों ही है, लेकिन जो नॉटिकल मील या जो समुद्र के अंदर जो मील नापी जाती है वो इस प्रकार से 1.8 के हिसाब से माने जाते हैं। तो हम जो इस प्रकार से बात कर रहे थे कि ये जो जोन है, तो कुछ एरिया डिसाइड कर रखा है, जैसे कि यहां पर दे रखा है संलग्न क्षेत्र। ठीक है, तो अब संलग्न क्षेत्र जो होता है लिख रखा है 24 नॉटिकल मील। अब 24 नॉटिकल मील ये वह एरिया है जहां पर इस बाउंड्री में, यानी भारत की बाउंड्री से 24 नॉटिकल मील तक अगर कोई भी जहाज आता है या किसी प्रकार का कोई भी इस एरिया के अंतर्गत कुछ वर्क होता है, तो भारत को अधिकार है कि वह उससे टैक्स ले सकता है। ठीक है, तो ये कुछ तथ्य है। अब भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और श्रीलंका के बीच में एक
यहाँ पर स्टेट है, वाटर बॉडी है। देखिएगा ये दे रखा है पाक जल संधि, जिसे स्टेट कहा जाता है, पाक स्टेट। अब ये जो पाक स्टेट है वो भारत के बीच में इस प्रकार से यहाँ पर पाया जाता है। ये भारत और श्रीलंका को अलग करता है। इसके साथ साथ ही हमने कुछ डिग्री चैनल्स के बारे में बात की थी। देखिएगा डिग्री चैनल, अब डिग्री चैनल्स क्या है, तो सबसे पहले ये है आपका 9 डिग्री चैनल। अब 9 डिग्री चैनल ये है आपका 8 डिग्री चैनल, ठीक है। और यही इसी प्रकार से ये देखिएगा आपको 10 डिग्री चैनल। अब 10 डिग्री चैनल जो है वो यहाँ से पास आउट होता है। अब इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि जहां से 10 डिग्री की लैटिट्यूड लाइन पास आउट होती है वह किस किस 2 द्वीपों को अलग करती है? तो छोटा अंडमान तथा कार निकोबार। छोटा अंडमान तथा कार निकोबार को अलग कौन करता है? 10 डिग्री चैनल। ये 10 डिग्री की लैटिट्यूड लाइन है एक्चुअली में। इसी प्रकार से अगर 9 डिग्री चैनल यानी 9 डिग्री लैटिट्यूड्स की जो लाइन है वो डिवाइड करती है लक्षद्वीप को और मिनिकॉय को। लक्षद्वीप और मिनिकॉय को 9 डिग्री लैटिट्यूड लाइन या 9 डिग्री चैनल इसको अलग करता है। इसी प्रकार से 8 डिग्री चैनल की बात कर रहे हैं तो 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? तो 8 डिग्री चैनल डिवाइड करता है मिनिकॉय को और मालदीव को, ठीक है। इस प्रकार से, इसी प्रकार से ये आपके देखें ग्रेट सर्कल है, ग्रेट चैनल है, तो ग्रेट चैनल किसको डिवाइड करता है? तो ग्रेट चैनल जो है इंडोनेशिया तथा ग्रेट निकोबार को डिवाइड करता है। इसी प्रकार से कोको चैनल, ये देखिएगा कोको चैनल। अब कोको चैनल क्या है? कोको आइलैंड यानी जो म्यांमार का एक द्वीप है, म्यांमार जिसे बर्मा कहा जाता था, तो म्यांमार के द्वीप और नॉर्थ अंडमान को अलग करने वाला जो चैनल क्या है वो कोको चैनल कहलाता है, ठीक है। तो इस प्रकार की लाइंस को इस प्रकार से डिवाइड किया जा सकता है। ये कल तक हमने इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस कर दिया था। अब हम बढ़ते हैं। भारत विविधताओं वाला देश है, बहुत ज्यादा यहाँ पर डाइवर्सिटीज पाई जाती हैं, बहुत अलग अलग प्रकार के यहाँ पर विविधता है, अलग अलग प्रकार की कल्चर, अलग अलग प्रकार के लैंडस्केप, अलग अलग प्रकार की वेजिटेशन, कल्चर, हर प्रकार से यहाँ पर अलग अलग प्रकार की चीजें पाई जाती। तो हमारे सामने फैक्ट जो होते हैं वो इतने अधिक होते हैं कि हम कुछ घंटे में या कुछ समय में इसको पूरा का पूरा नहीं कर, तो बहुत ज्यादा फैक्ट है, कम से कम समय में हम इतना कर सकते हैं। फिर हम आज स्टार्ट करते हैं, जैसे कि भारत का भौतिक विभाजन। भारत का भौतिक विभाजन का अर्थ होता है कि भारत को अगर आप देखेंगे तो भारत के अंतर्गत कई प्रकार के स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, यानी उसकी भूगर्भिक संरचना की विविधता जो है वो आपको बहुत अधिक देखने को मिलती है। भारत का टोटल जो भारत का जो लैंड है उसके लगभग 10.6% भाग पर आपको माउंटेन मिलते हैं। माउंटेन जैसे कि आपका नॉर्थ का जो हिमालयन रीजन है, नॉर्थ ईस्ट के हैं, मिड पार्ट में भी जितने भी जो माउंटेन्स हैं उन सबको अगर देखें तो लगभग भारत का जो टोटल लैंड है, टोटल जो एरिया है उसका 10.6% जो है उस पर माउंटेन्स मिलते हैं। 18.5% क्षेत्र पर आपको हिल्स देखने को मिलते हैं। हिल्स अलग होते हैं, माउंटेन अलग होते हैं। हमने पर्वतों वाले चैप्टर्स के अंतर्गत इसको स्पष्ट किया था कि कितनी हाइट के होंगे वो पहाड़ियां कहलाएगी और कितनी हाइट होंगे तो वो पर्वत कहलाएंगे। इसी प्रकार से 27.7 रफली इसको 28 भी कह सकते हैं, तो वहां पर आपको प्लेट्यूज यानी पठार देखने को मिलेंगे। और इसी प्रकार से 43.2% जो क्षेत्र है वहां पर आपको प्लेन्स यानी मैदान देखने को मिलेंगे। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि लगभग रफली का अगर कहेंगे तो 11% यानी 11% जो भाग है वहां पर आपको माउंटेन्स मिलेंगे, 18% पर आपको हिल्स मिलेगी, 28% पर आपको प्लेट्यूज मिलेंगे तथा 43% पर आपको प्लेन्स देखने को मिलेंगे। अब भारत का टोटल जो एरिया है उस टोटल एरिया को हम इस प्रकार से डिवाइड करें कि किस प्रकार से कौन कौन से भौतिक विभाग पाए जाते हैं।
जो स्क्रीन पर आपको एक डायग्राम दिख रहा है, उस डायग्राम को आपने याद कर लिया तो पूरा का पूरा कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा चैप्टर आपके क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, भारत का भौतिक विभाजन हम किस प्रकार से करते हैं। अब भारत में हमने कहा कि विविधताएं पाई जाती है, जैसे कि उत्तरी पर्वत। अब उत्तरी पर्वत का अर्थ हो गया ये वाला, ये आपका पूरा का पूरा जो पर्वतीय क्षेत्र है, यानी आपको हिमालय जिसे कहा जाता है। तो हिमालय का जो भाग है ये पूरा का पूरा आपके इस प्रकार से यहाँ तक हिमालय, पूरा पूरा हिमालय फैला हुआ। तो ये जो भाग है वो आपका उत्तरी पर्वतीय प्रदेश कहलाता है। फिर बात करता है उत्तरी मैदान। तो उत्तरी मैदान आपके हिमालय से जो निकलने वाली जो नदियां होती हैं और जो भी सेडिमेंट्स यहाँ पर डिपोजिट करती है, जो डिपोजिट करती है वह कहलाता है आपका मैदान। प्रायद्वीपीय पठार। अब प्रायद्वीपीय पठार का अर्थ होगा ये भला भाग जो है ये आपका प्रायद्वीपीय पठार कहलाएगा। फिर रेगिस्तान, ये हो गया आपका रेगिस्तान। फिर कोस्टल रीजन की बात करें तो भारत के दोनों तरफ एक ये कोस्ट है जिसे आप अरब सागर से जुड़ा हुआ कोस्ट कह सकते हैं, या इसे ईस्टर्न कोस्ट भी, वेस्टर्न कोस्ट भी कह सकते हैं। और इसी प्रकार से इस तरफ जो है वह है आपका ईस्टर्न कोस्ट, तटीय मैदान हो गया। फिर द्वीप समूह, और द्वीप समूह में आपके एक तो है अंडमान निकोबार और एक है लक्षद्वीप। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर अलग अलग प्रकार के द्वीप आपको देखने को मिलते हैं। अब उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे, जिसके अंतर्गत आपका पश्चिमी हिमालय प्रदेश इसे कहा जाता है। अब हिमालय को हम कई भागों में डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे? तो डिवाइड करने के लिए हमारे पास जो है एक तो हो गया हिमालय, मैन हिमालय, एक ट्रांस हिमालय और एक पूर्वांचल हिमालय। अब इस मैप के माध्यम से आप देखिएगा कि जो हिमालय है, इस हिमालय को हम किस प्रकार से डिवाइड करते हैं। तो हिमालय के 3 भाग कर दिए यहाँ पर। अब 3 भाग किस प्रकार से कर लिए, तो आप इस प्रकार से देखिएगा कि अगर मैं कहूँ कि ये आपका यहाँ पर हिमालय, हिमालय के अंतर्गत आपने देखा होगा आपका 3 श्रेणियां, ग्रेट, मिडन और शिवालिक, ठीक है। यहाँ पर अब 3 है। अब 3 हिमालय को हमने 3 भागों में डिवाइड कर दिया, जैसे कि हिमाद्री जो हमेशा बर्फ से ढका रहता है, हिमाचल जो बीच की श्रेणियां हैं, और शिवालिक जिसे उप हिमालय कहा जाता है। ये 3 श्रेणियां होंगी, ठीक है, जो 3 लाइनें मैंने बनाई। अब ट्रांस हिमालय क्या होता है? ट्रांस का अर्थ होता है पार, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंसी। अब ट्रांसपेरेंसी का अर्थ हो गया कि हिमालय को पार करने के बाद, हिमालय को पार करने के बाद जो पहाड़ी आती है, जैसे कि यहाँ पर मैं कहूँ कि ये आपके यहाँ पर ये जो भाग, अब ये जो भाग है हिमालय का हिस्सा नहीं है, तो इसे ट्रांस हिमालय कहते हैं। तो इस ट्रांस हिमालय के अंतर्गत जास्कर, लद्दाख और काराकोरम, ये ट्रांस हिमालयन के पार्ट कहलाते हैं, हिमालय के दूसरी तरफ का हिस्सा। इसी प्रकार से पूर्वांचल हिमालय, पूर्वांचल यानी ईस्टर्न हिमालय को कहेंगे। अब ईस्टर्न हिमालय का अर्थ होगा कि हिमालय का ये भाग, ये है आपका ईस्टर्न हिमालय। ईस्टर्न हिमालय के अंतर्गत मिसमी, गारो, पटकाई, मीजो, ये पहाड़ियां, कुछ गारो दे रखा है तो गारो, खासी, जयंतिया, ये कुछ पहाड़ियां आएगी जो आपके मिजोरम के अंतर्गत, मेघालय के अंतर्गत, ये जो पहाड़ियां जो पाई जाती है नागालैंड के अंतर्गत, उन पहाड़ियों का जो समूह जो हिमालय का सबसे पूर्वी हिस्सा है, तो इसको भी हम इस प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये तो पूरा का पूरा रहा कि उत्तरी हिमालय पर्वतीय प्रदेश को हम किस प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये आपके सामने रहा। फिर हम उत्तरी मैदान की बात करते हैं। मैदान जो है वो किसने बनाया? सबसे पहले हमारे सामने ये प्रश्न आता है कि जो मैदान होते हैं वो कैसे बनते हैं। तो मैदान बनने के लिए सबसे ज्यादा, जैसे कि पहाड़ है और पहाड़ के नीचे अगर मैदान बना है तो 3 नदियां, एक सिंधु नदी, दूसरी गंगा नदी और तीसरी ब्रह्मपुत्र नदी, इन तीनों नदियों ने यहां पर मैदान बनाए हैं। देखिएगा यहां पर आपके सिंधु नदी का मैदान बन जाता है, ये जो मैदान है दूसरा नंबर ये आपके गंगा नदी बना देती है, और यहां पर जो पूर्वी मैदान है वो आपके ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है।
तो तीनों ही नदियां अपने साथ जो भी डेब्रिस या जो कचरा, मलबा या सेडिमेंट जिसे अवसाद कहा जाता है, उन अवसादों को लाकर जब पहाड़ों से नीचे उतरती है, तो नीचे उतरती है तो उसका फ्लो की जो स्पीड है वो कम हो जाती है, और जब स्पीड कम हो जाती है तो अपने साथ जितना भी कचरा वो लेके आती है उन सभी कचरे को डिपोजिट करती है। तो डिपोजिट जिस जगह पर करती है वे भाग कहलाते हैं मैदान। ठीक है, तो मैदान कंप्लीट होने के बाद हम डिस्कस करेंगे, डिटेल में करेंगे डिस्कस कैसे क्या होता है। यहां पर केवल वार्म अप हो रहे हैं। प्रायद्वीपीय पठार, अब देखिएगा प्लेट्यू जो है, प्लेट्यू जो बनते हैं मेनली ज्यादातर जितने भी जो प्लेट्यू बनते हैं वो दो तरीके से बनते हैं, या फिर तो प्लेट्यू कुछ लावा के डिपॉजिट्स हैं, या फिर किसी पहाड़ का जब इरोजन हो जाता है तो उसके बाद यानी ऊपर से लगभग फ्लैट हो तो उसे हम प्लेट्यूज कहते हैं। प्लेट हो, फ्लैट हो, थोड़े हार्ड हो, तो वो उसके अंदर अगर आपके ब्लैक सॉइल मिलती हो तो ये कुछ बेसिक सी विशेषताएं यहाँ पर मिलती है। तो प्रायद्वीपीय पठार है उसको किस प्रकार से डिवाइडेशन यहाँ पर किया गया, तो एक तो है मध्य उच्च भूमि और एक है दक्कन का पठार। अब दक्कन का पठार का हो गया ये हिस्सा, देखिएगा ये है आपका दक्कन पठार, इसको मैं अलग कर लेता हूं, ये हो गया आपका पूरा दक्कन का पठार। अब दक्कन के पठार को देखिएगा दो भागों में डिवाइड किया, एक तो हो गया ये हिस्सा, इसके दो भागों में बांट लेता हूं, ये आपके ईस्टर्न घाट और ये हो गए वेस्टर्न घाट, WG वेस्टर्न घाट और EG यानी ईस्टर्न घाट्स, ये दो भागों में डिवाइड कर लिया। फिर मिडल की जो हाईलैंड, हाईलैंड यानी बीच की मध्य भूमि, जिसके अंतर्गत आपका सबसे पहला है मालवा, मालवा का पठार और छोटा नागपुर का पठार। मालवा का पठार जैसे कि यहां पर देखिएगा मध्य उत्तरी मध्यवर्ती उच्च भूमि, ठीक है, और एक दे रखी है दक्षिणी मध्यवर्ती। ये जो भाग है जैसे कि हमने कहा कि दक्षिणी मध्यवर्ती, ये जो है बेसिकली जो आपके MP के अंतर्गत देखिएगा, MP के अंतर्गत मुख्य रूप से है MP और कुछ इसका भाग जो राजस्थान के अंतर्गत भी है। तो ये जो भाग है ये कहलाता है आपका मालवा का पठार, और जो पूर्वी पठार यहाँ पर लिख रखा है ये है आपका पूर्वी पठार। ये जो पूर्वी पठार है इस पूर्वी पठार के अंतर्गत आपका आता है छोटा नागपुर का पठार। ये आपके मिनरल्स वाला रीजन है जहां पर भारत के अधिकांशतः यानी जो मेनली जितने भी जो मिनरल्स मिलते हैं इनमें से जैसे कि हम कोल की बात करें, कोयला और आयरन की बात करें तो सबसे ज्यादा कोयला और आयरन जो है वो इस रीजन के अंतर्गत मिलता है। तो अगर कोयला और आयरन वहां पर मिलता है तो नो डाउट इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन, या इस प्रकार से कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो औद्योगिक इकाइयां हैं, जो इंडस्ट्रीज है, वो इस पूर्वी पठार के अंतर्गत डेवलप होती है। छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा मिनरल्स निकलते हैं। ठीक है, डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। रेगिस्तान तो खुद अपने आप में एक अलग पहचान रखता है। थार का मरुस्थल जो पश्चिमी राजस्थान का सबसे पश्चिमी भाग है, उसके अंतर्गत क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं उन सभी को हम डिस्कस करने वाले हैं। फिर हम बात करते हैं कोस्टल प्लेन्स। अब कोस्टल प्लेन यानी तटीय मैदान। अब जो तटीय मैदान है या जो कोस्टल प्लेन है उस कोस्टल प्लेन को किस प्रकार से बांट, अब कोस्ट कहाँ कहाँ लगते हैं देखिएगा। कोस्ट एक तो आपके ईस्टर्न पार्ट में है और एक है वेस्टर्न पार्ट में। तो एक तो हो गया आपका ईस्टर्न कोस्ट, एक हो गया वेस्टर्न कोस्ट। ईस्टर्न कोस्ट यानी जो ईस्ट के अंतर्गत है, तो ईस्ट कहाँ है यहाँ पर, जो ईस्टर्न कोस्ट इस तरफ हो जाएगा, वेस्टर्न कोस्ट इस तरफ हो जाएगा। अब जो ईस्टर्न कोस्ट है, जो कोस्ट है, वहां पर कौन कौन सी नदियां अपना रहता है। देखिए जो कोस्ट है उसको डेवलप करने में रिवर्स का सबसे ज्यादा योगदान रहता है। रिवर्स अपने डिपॉजिट्स को वहां पर जमा करती है, जिसमें वहां पर उसका रिवर का माउथ होता है, डेल्टा होता है। तो महानदी, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी, ये जो नदियां है ये इस ईस्टर्न कोस्ट की तरफ जाती है और ईस्टर्न कोस्ट की तरफ जाती है और यहाँ पर अपने डिपॉजिट्स लाकर इस कोस्ट को
अब ये जो नदियां हैं, देखिएगा ये जो नदियां हैं, ये सभी नदियां इस तरफ जाती है, यानी इसको मैं एक बार साफ करके आपको बताता हूं। सारी की सारी जो नदियां हैं वो, जैसे कि अगर हम बात करें महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, ये सब नदियां इधर जा रही है। अब इधर जा रही है, इसका अर्थ ये हुआ कि ढाल, नदियां जो होती हैं वो ढाल को फॉलो करती है, और जिस तरफ ढाल होगा उस तरफ नदी जाएगी। तो ये जो नदियां ढाल के अनुसार चलती, और ढाल के अनुसार चलने के कारण इस दिशा की ओर जाती है और यहाँ पर अपने माउथ और अपने डिपोजिट को तैयार करती है। इसी प्रकार से दो एक्सेप्शंस या अपवाद है और अपवाद, ये सारी नदियां जो चार लिखी है, सारी की सारी नदियां डेल्टा बनाती है। लेकिन दो नदियां हैं जो पश्चिमी घाट में, यानी उससे ढाल से कोई लेना देना नहीं है, ये दो नदियां ऊपर बनाता हूं मैं, इस दिशा में जाती है, जिसमें है नर्मदा और तापी जो सूरत के पास बहती है। ये दोनों ही नदियां आपके भ्रंश घाटियों में से निकलती है। हमने ब्लॉक माउंटेन और हॉर्स्ट माउंटेन देखे थे। उस घाटियों में, यानी जो वैलीज है, रिफ्ट वैलीज है, उन रिफ्ट वैलीज से ये निकलती है, और ये दोनों ही नदियां जो होती है वो डेल्टा नहीं बनाती हैं। ये डेल्टा नहीं बनाती हैं, और ये सारी की सारी डेल्टा बनाती है। तो ये डेल्टा नहीं बनाती है तो क्या बनाती है? तो ये डेल्टा के स्थान पर क्या बनाती है? ये एस्चुरीज बनाती है, ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। ठीक है, फिर हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है वह है हमारे द्वीप समूह। अब द्वीप समूह कौन कौन से हैं? एक तो है अंडमान निकोबार, जो यहाँ पर है आपका अंडमान एवं निकोबार। दूसरा जो है वह है लक्षद्वीप, जो है आपके यहाँ। ये लक्षद्वीप एक कोरल द्वीप के रूप में जाने जाते हैं। और इस प्रकार से इन द्वीपों के बारे में तो मेनली जो कह सकते हैं ड्राफ्ट हमने तैयार कर लिया है। इस ड्राफ्ट को पढ़ने के बाद हम इन सभी जो टॉपिक्स है उनको काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा।